इस वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा पुराने ख्यालात, नए जज्बात और मुद्दे की बात। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज की वीडियो में, जहां हम बात करेंगे सिट्रोन C3 के बारे में। अब मेरे पास दोनों वेरिएंट है, नेचुरली एस्पिरेटेड भी है, टर्बोचार्ज भी है। दोनों चलाएंगे अच्छे से और मैं आपको मेरे इंप्रेशंस बताऊंगा कि मुझे क्या फील होता है इस गाड़ी के बारे में और क्या प्राइस की मैं उम्मीद कर रहा हूँ। चलिए ओके, तो चाबी से शुरुआत करते हैं। और चाबी कुछ इस तरीके की देखने को मिलती है, काफ़ी कम फीचर्स आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट ये फोल्ड भी नहीं होती है। सिट्रोन का लोगो है पीछे, इस तरफ आपके पास में लॉक और अनलॉक दो बटन हैं और कुछ नहीं करते हैं, उसके अलावा कोई फीचर नहीं है। बट जो बेस वेरिएंट यानी कि इससे नीचे वाला लिव वेरिएंट है, उसमें आपको सिर्फ ऐसा मिलेगा, लॉक अनलॉक का सिस्टम भी नहीं मिलेगा। आपको करना क्या होगा, गाड़ी के पास भाग के जाना पड़ेगा और इसमें जो है इंसर्ट करना पड़ेगा और गाड़ी आपको अनलॉक करनी पड़ेगी। जी हाँ, कुछ ऐसा करना पड़ता है। एनीवे, ये वाला जो है जो टॉप एंड ट्रिम है, दो ही ट्रिम है, लिव और फील। ये फील वाला वेरिएंट है। फील वाले वेरिएंट में क्या क्या फीचर आते हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे DRL आती है, DRL इधर भी आती है। यहाँ पे इंडिकेटर्स आप देख पा रहे हैं, ये आपके पास में बड़े से हेलोजन हेडलैम्प है रिफ्लेक्टर में। ये नीचे की तरफ आपके पास में हेलोजन में फॉग लैम्प है। इस गाड़ी के साथ में ना आपको कई ऐसे फीचर्स होंगे जो चौंका देंगे कि ये चीज़ भी नहीं दी जाती है। बट ओवरऑल पूरी वीडियो जब आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि सिट्रोन की यहाँ पे स्ट्रैटेजी कुछ और लग रही है। हाउएवर, इसमें बहुत सारी एक्सेसरीज और जो है आफ्टर मार्केट आपको कुछ परचेज करना हो, आफ्टर परचेजिंग आपको कुछ लेना हो, तो वो यहाँ पे सिट्रोन जो है जरूर ऑफर करता है। कस्टमाइजेशन वो ऑफर करता है, तो आप अपनी गाड़ी खरीदने से पहले ही काफ़ी चीज़ें कस्टमाइज़ करके एडिशन लगा के जो है वो अपनी गाड़ी की डिलीवरी ले सकते हैं। इधर की तरफ आपको जो है सिट्रोन का यहाँ पे लोगो दिख रहा है। ये साइड में टर्न इंडिकेटर जो है वो भी दिया गया है। इधर आपके पास में एलॉय नहीं है, ये मतलब जो है कैप है। कैप भी आप 2-3 तरीके की खरीद सकते हो, एलॉय भी आप चूज़ कर सकते हो अगर आपको चाहिए। 195/65 R15, सरप्राइजिंगली 195 सेक्शन काफ़ी चौड़ा है, यूजुअली नहीं देती कंपनी। इनफैक्ट होंडा सिटी जो कि इसे 3 गुना ज़्यादा महंगी है, उसमें भी यही सेक्शन आता है। आई थिंक 185 ही आता है उसमें, तो या 195 आता है, आई डोंट नो। और आपके पास में एलॉय का ऑप्शन जरूर अवेलेबल है। यहाँ पे एलॉय जो है वो नहीं लग रखा है। डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस है 180 mm की। सिट्रोन इसको SUV नहीं कह रहा है, वो बोल रहे हैं इट्स एन हैचबैक और थोड़ा सा SUV लाइक ट्रेट्स जरूर हैं जो कि आप देख सकते हैं। मतलब अगर कोई और भी ब्रांड होता तो आई एम श्योर इसको SUV बोल देता पक्का, कोई ना कोई नाम, माइक्रो, नैनो, बीटा, जेटा, जो भी नाम निकाल के जो SUV बोल देते इसको। बट दे आर नॉट कॉलिंग एज SUV सरप्राइजिंगली। इस तरीके के डोर हैंडल्स जो है वो मिलते हैं आपको, काफ़ी ओल्ड स्कूल टाइप हो गए हैं। ओल्ड स्कूल चीज़ें और भी मैं अभी आपको गिनाऊंगा। यहाँ पे ऊपर रूफ रेल मिलती है, आप काफ़ी सारे डीकैल्स जो है वो यहाँ पे लगा सकते हैं। इनफैक्ट ये ऊपर जो आपको रूफ दिख रही है, इसको भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं मल्टीपल वेज में। रियर से कुछ ऐसी दिखती है गाड़ी हर एंगल से, मुझे तो एक्चुअली काफ़ी अच्छी लग रही है। छोटी लगती है अगर आप दूर से देखो तो, बट एक्चुअली गाड़ी डिसेंटली बड़ी है। इनफैक्ट लंबी भी काफ़ी है 4 मीटर के हिसाब से, और जिस सेगमेंट में हम, जिस प्राइस पॉइंट में हम उम्मीद कर रहे हैं इसकी। पीछे की तरफ इस तरीके की टेल लाइट्स दिख रही है। जो लोअर वेरिएंट है उसमें कुछ नीचे की तरफ लाइट्स कम आएगी, ऊपर की ये लाइट्स तीनों यहाँ की यहीं होगी। सिट्रोन यहाँ लिखा हुआ है, प्योर टेक यहाँ मेंशन है। टर्बो वाला ये वर्जन है। जो नॉन टर्बो है उसको भी, इंजन को तो प्योर टेक ही कहा जाता है, उसमें बैजिंग नहीं आती है। उसके बाद में सिट्रोन C3 यहाँ पे लिखा है साइड में, और नीचे की तरफ आपके पास में 2 रिवर्स जो है सेंसर्स मिलते हैं, पार्किंग सेंसर्स। कोई भी कैमरा नहीं दिया जाता है, हाउएवर कैमरा का एक मॉड्यूल टाइप यहाँ दिया जरूर जाता है। तो आई बिलीव एज एन एसेसरी जो है वो बेचा जाएगा कभी ना कभी। अभी फिलहाल एज एन एसेसरी वो जो है नहीं आ रहा है। इसके बाद में इधर आप आते हैं तो इधर भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैं भूल रहा हूँ। रिक्वेस्ट सेंसर जैसी कोई चीज़ नहीं, ऐसा कोई मजाक में सहन नहीं करूँगा आपके पास में। सिंपली जो है कि आप लगा के अनलॉक कर सकते हैं। अंदर की तरफ क्या सब चीज़ें हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहले मैं चाबी निकाल देता हूँ और मैं गाड़ी को स्टार्ट कर लेता हूँ, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही है गोवा में और काफ़ी ज़्यादा तेज़ हवाएं भी चल रही है। इधर मैं एंटर करता हूँ और यहाँ आपके पास में एक चीज़ आप तुरंत देख पा रहे हैं, वेरी ओल्ड स्कूल। जी हाँ, आपको मैनुअल एडजस्टमेंट मिलता है टॉप एंड ट्रिम में भी। कुछ और सरप्राइजिंग चीज़ें हैं उनकी बात करेंगे, लेकिन हर एक चीज़ डिटेल में बात करते जाएंगे तो बढ़िया रहेगा। हर तरफ हार्ड मटेरियल जो है उसका इस्तेमाल किया गया है, बट कैबिन ओवरऑल काफ़ी सही लगता है, काफ़ी सुंदर लगता है। फिट एंड फिनिश ना बाहर कहीं, मतलब पैनल गैस थोड़े बड़े हो सकते हैं बट इनकन्सिस्टेंट कहीं नहीं थे, अंदर भी इनकन्सिस्टेंट कहीं नहीं है, तो वो एक अच्छी चीज़ इसके बारे में है। यहाँ पे आपके पास में पावर विंडोज़ के कंट्रोल दिए जाते हैं। लोअर वेरिएंट में भी पावर विंडोज़ फ्रंट वाली मिलती है। सारी विंडोज़ 1 टच डाउन जो है वो फंक्शन मिलता है, मतलब बेसिकली एक बार टच करोगे और सारी विंडोज़ नीचे चल जाएगी। हाउएवर आपको ऊपर आने के लिए मतलब उनको पकड़ के रखना पड़ेगा, तभी वो सारी ऊपर आएंगी। यहाँ से लॉक आपको मिल जाता है। पूरा का पूरा हार्ड प्लास्टिक है, कहीं पे भी सॉफ्ट टच या फैब्रिक जैसी कोई चीज़ नहीं दी गई है। एयर वेंट्स है, अच्छा एयर फ्लो है, डिसेंट एयर फ्लो है एक्चुअली। उसके बाद में मैं ये खोल लेता हूँ। इधर आपके पास में चाइल्ड लॉक दिया गया है रियर पावर विंडोज़ का, जो कि मतलब इस ट्रिम में है। लोअर ट्रिम में तो रियर में पावर विंडोज़ नहीं है, मैनुअल वाली है। यहाँ पे आपके पास में फॉग लैंप आपको ऑन करना हो, ये खाली जगह है, कुछ नहीं है। ये आपको एक और थोड़ी सी ओल्ड स्कूल चीज़ यहाँ देखने को मिल जाएगी, जो कि बेसिकली है अपना हेडलाइट लेवलिंग
अगर आपको करनी हो, मैंने आपको इसके बारे में एक वीडियो में भी बताया था, अगर वो वीडियो आपको देखनी है तो आई बटन में देख सकते हो। ये सिंपल यहाँ पे की जाती है। इस तरफ जब आप देखेंगे स्टीयरिंग व्हील जो है उसमें आपको एक तो हाँ ये स्पीकर मिलते हैं, 4 स्पीकर मिलते हैं, टॉप एंड वेरिएंट में मिलते हैं, लोअर में तो स्पीकर वगैरह कुछ नहीं आते हैं, बट इनकी साउंड एक्चुअली बहुत अच्छी है, अच्छी क्वालिटी के स्पीकर्स हैं। यहाँ ट्विटर जैसा होल दिया गया और इसमें कोई भी ट्विटर जो है वो नहीं दिए गए हैं। स्टीयरिंग इधर कुछ नहीं है, ऐसा डमी सा है, आई थिंक इसको कवर कर देना चाहिए था, बट डमी यहाँ पे दिया गया है। सोर्स वॉइस कमांड जो कि है जब भी आपका फ़ोन एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले कनेक्टेड हो, जो कि अभी मेरा है, तो देखो सीरी वहाँ पे चालू हो गया है। अभी सीरी जी को बंद कर देते हैं। यहाँ पे आपके पास में वॉल्यूम अप डाउन करने का, ट्यूनिंग करने का, फ़ोन उठाने और काटने का बटन है, और सोर्स का बटन बता दिया है। ये कुछ हॉर्न है, डिसेंट टाइप का हॉर्न आपके पास में यहाँ अवेलेबल है। ये जो आप देख पा रहे हैं ये हेडलाइट से जुड़े हुए कंट्रोल है। इंडिकेटर भी ऑब्वियसली इधर आता है, अच्छी बात है, इंडिकेटर इधर दे दिए गए हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि इधर इंडिकेटर कंट्रोल दे देते हैं, वो थोड़ा सा और लोगों के लिए हो जाता है कई बार। ये स्टीयरिंग जो है इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं ऊपर नीचे, आप टेलीस्कोपिकली एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, और लोअर ट्रिम में तो आप इसको ये वाला फंक्शन भी नहीं आता है। ये जो आप देख पा रहे हैं छोटी सी स्क्रीन है जिसमें छोटे छोटे फंक्शंस है कुछ। ये एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी सच मत मान लेना, गाड़ी खड़ी थी काफ़ी देर से, थोड़ी सी चल के आई है इसलिए कुछ ऐसा दिखा रहा है। आपके पास में डिस्टेंस टू एम्प्टी दिखा रहा है, ओडोमीटर कितनी चली है, ट्रिप ए ट्रिप बी, ये 4 चीज़ें दिखाता है। नीचे ये टेम्परेचर है आपके पास में कूलेंट का, ये टेम्परेचर है आपके पास में, ये सॉरी टेम्परेचर नहीं, फ्यूल कितना है, डिजिटल स्पीडोमीटर दिखाता है, और मल्टीपल वार्निंग लाइट्स इधर उधर आपको देखने को मिलती है। इस तरफ कंट्रोल है सारे के सारे आपके पास में वाइपर से जुड़े हुए, कोई भी किसी भी तरीके का ऑटोमेटिक कुछ भी नहीं है ऑटोमेटिक वाइपर है, ना ही ऑटोमेटिक जो है आपके पास में कुछ रेन सेंसिंग जैसी चीज़ें। इनफैक्ट डे नाइट IRVM नहीं है यहाँ पे, जी हाँ डे नाइट IRVM नहीं है, आप सिंपली इसी से काम चलाना पड़ेगा। ये एक चीज़ है मुझे लगता है जिस पे कॉस्ट कटिंग नहीं करनी चाहिए थी, थोड़ा सा यहाँ पे इस चीज़ को तवज्जो दे देनी चाहिए थी। एनीवे ऊपर की तरफ आपके पास में इधर जो है ये वाइजर दिया गया, और एक्सटेंड होने का तो कोई सवाल ही नहीं है, तो इस पर हम चर्चा ही नहीं करते हैं, मतलब एक्सटेंड इधर स्लाइड नहीं करता है। ये आपके पास में मतलब फॉर सम रीज़न ये चल नहीं रही है, जब भी मैं गाड़ी बंद करता हूँ तब जरूर चल रही है, बट बाकी टाइम पे भी ये चलनी चाहिए, और बाकी कुछ गाड़ियों में चल भी रही है, बट इस गाड़ी में ये नहीं काम कर रही है गाड़ी चालू होने के बाद में। मतलब बेसिकली हेलोजन लाइट है, एक ही लैंप जो है पूरे यहाँ मिलता है, पीछे भी कोई लैंप इसके अलावा नहीं है। इधर आपको वैनिटी मिरर दिया जाता है और सनवाइजर में, और लोअर ट्रिम में जो है वो वैनिटी मिरर वहाँ पे नहीं आता है। ये आपके पास में बहुत ही बढ़िया गाड़ी के कलर के हिसाब से यहाँ पे जो है कलर होगा, अगर आप ग्रे लेते हो तो ग्रे होगा, अदरवाइज यहाँ पे ये इस तरीके के ऑरेंज कलर देख पा रहे हो, बहुत ही सुंदर एक्चुअली ये लगता है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक इसको थोड़ा सा स्पेस को यूटिलाइज किया जा सकता था रखने वखने के हिसाब से, बट जिस तरीके की फिनिश वगैरह यहाँ दी गई है ये कुछ ज़्यादा कुछ रख नहीं पाओगे आप यहाँ पे। इसके अलावा ये सेंटर कंसोल है सिंपल सा, बट ये 10 इंच की टच स्क्रीन जो है ये एक्चुअली काफ़ी सरप्राइज कर देने वाली है। बाकी सारे फीचर्स को देखते हुए आपको लगता है इसकी भी कोई क्वालिटी बढ़िया नहीं होगी, बट दिस इज़ वेरी रिस्पॉन्सिव, काफ़ी सही टच जो है यहाँ पे आपके पास में अवेलेबल है। ये एंड्रॉइड ऑटो आपके पास में चलाना हो, एप्पल कारप्ले चलाना हो, दोनों वायरलेसली चलते हैं आपके पास में यहाँ पे, और काफ़ी और एकदम ईजी टू, मतलब सिट्रोएन की जो पुरानी टच स्क्रीन हमने देखी काफ़ी कंफ्यूजिंग सा लेआउट उनका रहता है, बट ये काफ़ी ईजी एकदम सिंपल सी चीज़ है। 4-5 सेटिंग्स आपको कुछ ज़्यादा ऐसा दिमाग नहीं लगाना है, और कुछ भी ऐसा बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग चीज़ जो है वो वहाँ पे नहीं है। जनरल डिस्प्ले में आप इसको जो है ब्राइटनेस को भी बहुत ज़्यादा लेवल तक एडजस्ट कर सकते हो, वो भी एक अच्छी चीज़ है। यहीं से तो होती है ना, हाँ ये देखो काफ़ी बढ़िया लेवल तक आप जो है ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद में आपके पास में फ़ोन से जुड़ी हुई सेटिंग ऐड करना है, ब्लूटूथ डिवाइस हटाना है, ऑडियो से जुड़ी हुई सेटिंग, ऑडियो जैसे मैंने आपको बताया काफ़ी बढ़िया काम करती है, इक्वलाइजर, वॉल्यूम, स्पीड डिपेंडेंट वॉल्यूम कंट्रोल, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे ऑफर की जाती है। उसके बाद में हम कहाँ थे, ये तो हम कहीं और ही आ गए। सेटिंग्स में क्लॉक से जुड़ी हुई सेटिंग्स है, आपको GPS के साथ सेटिंग करना है, व्हीकल से जुड़ी हुई सेटिंग्स है, कुछ अलर्ट्स वगैरह आए हो तो दिखाता है, वाईफाई आपको मिलता है तो वाईफाई पासवर्ड वगैरह ऑटोमेटिकली वाईफाई पासवर्ड जिस भी डिवाइस से कनेक्ट करते हो उसको ये बता देता है, और बाकी जो है लैंग्वेज और अबाउट से जुड़ी हुई सेटिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। होम पे आइए, सिंपली रेडियो, फोन, एंड्रॉइड डिवाइस लिस्ट, सिंपल सा है, कुछ भी ज़्यादा शोशेबाजी नहीं है। और ये जो आप देख पा रहे हैं एयर प्यूरीफायर, अगर आपको कनेक्ट करना हो तो उसका ऑप्शन आपके पास में यहाँ पे अवेलेबल है। ये आपके AC वेंट्स हैं, अगेन डिसेंट लगते हैं, मतलब आप जज कर सकते हैं आपको कैसे लगते हैं। एक नीट सा फीचर दिया गया है, मतलब आप अपना USB जो है यहाँ लग रखा है या यहाँ कहीं लग रखा है, तो ये देख पा रहे हो, ये USB टक इन करने के लिए यहाँ ऑप्शन दिया गया, इसमें USB ऐसे होल्ड हो जाती है, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। दोनों तरफ है, इधर और इधर। यहाँ पे जो है आपके पास मैनुअल AC से जुड़े हुए कंट्रोल है, सिंपली आप जो है
फुल ब्लास्ट, लो, यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हो कि किस तरफ हवा जानी चाहिए। एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, जब आप टेम्परेचर कंट्रोल करते हो तो ऐसा नहीं है कि एसी जो है वो मतलब हवा मिक्स करके दे देगा हवा, बट एक्चुअल में आने वाली हवा की एम्बिएंट टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है, जो कि इस प्राइस पॉइंट पे यूजुअली कम देखने को मिलता है। कुछ कुछ ब्रांड्स जो है उनका एसी चाहे 17 पे रख लो चाहे 24 पे रख लो, सेम टाइम की कूलिंग देता है, बस वो मिक्सचर ऑफ एयर जो है वहाँ पे होता रहता है। बट दिस इज़ नॉट दैट केस हियर, यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। वो ये हैजार्ड लैंप आपको जो है उसका बटन मिलता है, एक यूएसबी मिलती है जो कि लोअर ट्रिम में नहीं मिलेगी, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है जो कि लोअर ट्रिम में भी आपको मिलता रहेगा। फ़ोन वोन रखने के हिसाब से यहाँ पे स्पेस है, फ़ोन यहाँ पे घुस पाएगा या नहीं घुस पाएगा, वेल एक बड़ा फ़ोन है, एक छोटा फ़ोन है मेरे पास में, दोनों घुसा के देखते हैं, दोनों यहाँ पे फिट हो जा रहे हैं, विच इज़ गुड थिंग। ये बंद करता हूँ, गलती चालू हो गया मेरे पास। यहाँ पे और ज़्यादा स्पेस है, नीचे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे 2 बॉटल, छोटे से कप होल्डर आपके पास यहाँ है, 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन। मुझे एक बार बात बताओ, कौन सी लास्ट कार देखी थी जिसमें 6 स्पीड का ट्रांसमिशन हो, बट यहाँ पे डे नाइट IRVM नहीं हो, और यहाँ पे जो है आपके पास में कुछ ऐसी चीज़ दी गई हो? याद करके बताओ, मुझे नहीं लगता कोई ऐसी गाड़ी होगी। एनीवे, यहाँ पे इस स्पेस का भी थोड़ा सा यूटिलाइज़ करने की कोशिश की गई है। पीछे की तरफ ये जो है आपके रियर विंडोज़ के कंट्रोल्स है, जो कि ऑब्वियसली लोअर में नहीं होंगे। सीट कुछ इस तरीके की आपको देखने को मिलती है, और सीट्स एक्चुअली काफ़ी कंफर्टेबल है कंप्लीटली फैब्रिक, कुछ भी हेडरेस्ट जो है वो एडजस्टेबल वगैरह नहीं है, बट एक्चुअली कंफर्टेबल है। थाई सपोर्ट अच्छा है, साइड में कुशनिंग वगैरह अच्छी है, उसमें कोई इशू नहीं है। ग्लव बॉक्स एक बार भी छोटा लग सकता है आपको, बट अंदर की तरफ काफ़ी डीप है। ये देख पा रहे हो, इतना बड़ा इन्वर्टर जैसा पावर बैंक है, जिससे बड़ी बड़ी इलेक्ट्रिक कार चार्ज हो जाए। मेरे ख्याल से ये भी कम्प्लीटली अंदर चला जाएगा, काफ़ी डीप जो है वो यहाँ पे है। उसके बाद में बॉटल होल्डर है आपके पास में, जिसमें 1 लीटर की बॉटल एक आ जाएगी, और ये आधा लीटर वाली तो 2-3 आप जो है रख सकते हैं, फिर भी थोड़ा सा स्पेस यहाँ बच जाएगा। इधर आपके पास में पावर विंडो कंट्रोल है, सिंपल सा है। कुछ जगह क्वालिटी जो है उतनी अच्छी नहीं है, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्वीज़ होते हुए देख सकते हो, बट देन एट दिस प्राइस पॉइंट आप ज़्यादा उम्मीद जो है वो नहीं करते हैं। अब मैंने ये सीट अभी अपने हिसाब से सबसे पीछे है, मैं इसको आगे कर लेता हूँ, अपनी कंफर्टेबल पोजीशन पे प्रॉब्ली मैं ले आऊँगा, अपनी कंफर्टेबल पोजीशन पे मैं यहाँ पे हूँ, और उसके बाद हम चलते हैं पीछे और देखते हैं कितना स्पेस है। 5 फुट 8 इंच मेरी हाइट है। इस सीट को भी आप बाय द वे हाइट एडजस्टमेंट जो है वो दे सकते हैं, अगर आपको इसे ऊपर नीचे करनी है तो आप यहाँ दे सकते हैं। नीचे की तरफ पेडल है। एक और चीज़ दिखाना भूल गया, ये बोनेट अगर आपको रिलीज़ करना हो तो कुछ यहाँ पे दिया जाता है, सीट जो है वो एडजस्ट हो जाती है, रेक्लाइन वक्लाइन सब हो जाती है, तो वैसा कोई कमी जो है वो नहीं छोड़ी गई है। अब पीछे कितना स्पेस है भैया, वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो पीछे सरप्राइजिंगली गाड़ी का स्पेस बहुत अच्छा है। इनफैक्ट मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, व्हील बेस नाम की एक चीज़ होती है, जो कि इन दोनों टायर्स जो है, इन दोनों व्हील्स के बीच का जो स्पेस होता है, आपको यकीन नहीं होगा इस गाड़ी में सबसे ज़्यादा व्हील बेस है जो इस सेगमेंट में आएगी। आप कोई सी भी गाड़ी ले लो, चलो इसको किससे कंपेयर करोगे, आप इग्निस से कंपेयर कर लो, आप टियागो से कंपेयर कर लो, आप वैगनआर से कंपेयर कर लो, आप कंपेयर कर लो, ऊपर के सेगमेंट में चले जाओ, आप नेक्सॉन, वेन्यू, किस गाड़ी से कंपेयर करना है तो सबसे ज़्यादा व्हील बेस है इसका। 2540 जो है यहाँ पे आपके पास में व्हील बेस अवेलेबल है, और उस वजह से क्या निकल के आता है, वेल उस वजह से निकल के आता है स्पेस। अच्छा खासा थाई सपोर्ट है, नीचे बढ़िया स्पेस है। हालांकि ये है सीट्स की पीछे आने वाला जो स्लाइडर्स जो है वो ज़रूर आपको यहाँ टकराते हैं, बट उन पे कैप दिया गया है प्लास्टिक का, तो वो आपको हर्ट नहीं करेगा। बट अच्छा स्पेस इधर है, मैगजीन होल्डर आपको देखने को मिलती है। इनफैक्ट अच्छा ऊपर भी स्पेस है, 6 फुट के आप हो तो आप ऑलमोस्ट बैठ जाओगे, टच नहीं करोगे आप यहाँ पे, विच इज़ अ नाइस थिंग। शोल्डर रूम भी डिसेंट है, लेकिन 3 लोग नहीं बैठ पाएंगे, 2 ही लोग बैठ पाएंगे। हाउएवर 3 बीच में कोई बच्चा बैठा तो वो बैठ पाएगा, उसके लिए लैप बेल्ट की भी व्यवस्था की गई, कोई हेडरेस्ट जैसी चीज़ उसके लिए नहीं दी गई। ये थोड़ा सा आई थिंक ज़्यादा मोटा हो गया, रियर की विजिबिलिटी हिंडर करेगा, उसकी अभी ड्राइविंग करते हुए बात करेंगे। पर एक चीज़ नोटिस करेंगे, किसी भी तरीके का कोई वाइपर नहीं है रियर में, और ना ही किसी तरीके का कोई जो है डीफॉगर आपको रियर में देखने को मिलता है। रियर में अमेनिटीज़ के नाम पे वेल यहाँ पे 2 USBs दी जाती है, इस वाले ट्रिम में, लोअर वाले में नहीं होगी। यहाँ पे एक कप होल्डर टाइप चीज़ दी गई है, मैगजीन होल्डर दोनों तरफ अवेलेबल है, और जब आप इसको बंद करेंगे तो 1 लीटर की बोतल आप यहाँ पे फिर भी रख सकते हैं, और हाथ रखने की जगह जरूर है, बट कुछ भी सॉफ्ट टच नहीं है। बट हाँ, ओवरऑल मटेरियल देखो, मैं ये नहीं बोलूँगा प्लास्टिक या टेक्सचर जो है सब बढ़िया ही इस्तेमाल किया गया है, बट आई थिंक कहीं पे भी फिट एंड फिनिश का इशू जो है वो ऐसा सच नहीं छोड़ा गया है। थोड़ा सा इंग्रेस एग्रेस थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, ये दरवाज़ा थोड़ा सा ज़्यादा खुलता तो मुझे और बेहतर पसंद आता, बट इट्स गुड। यहाँ पे आपके पास में ग्रैब हैंडल है, किसी भी तरीके की लाइटिंग या और कोई हुक वगैरह जैसी चीज़ जो है वो यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। अब चलते हैं बूट, देखते हैं कि बूट में क्या सिस्टम है। अच्छी बात यह है बूट इलेक्ट्रिकली रिलीज़ होता है, तो ऐसा नहीं है कि कुछ चाबी लगा के या वहाँ से खींच के करना पड़ेगा आपको, तो इलेक्ट्रिकली रिलीज़ होने वाली चीज़ अच्छी है। यहाँ पे आपके पास में पार्सल ट्रे अवेलेबल है, और उसके बाद में ये पता नहीं ये दो चीज़ क्या है, बट ऐसे डिज़ाइन के हिसाब से देखिए, ऐसा कुछ खाली नंगा नहीं छोड़ा गया, विच इज़ अ गुड थिंग। 315 लीटर का बूट स्पेस अवेलेबल है, और नीचे की तरफ आप जब देखेंगे, अभी तो ये 3D मैट लग रखा है, तो यहाँ पे 3D मैट जो है वो अगर ना हो
तो ये आपके पास में स्पेयर टायर अवेलेबल है। सरप्राइजिंगली ये जो स्पेयर टायर अवेलेबल है ये वाला स्पेयर टायर जो है नीचे वाला 15 इंच का है, जो कि टर्बो में आता है। जो नॉन टर्बो वेरिएंट है, NA वेरिएंट है, उसमें 15 की जगह 14 इंच का स्पेयर टायर आता है। हाउएवर अलॉय तो ऑब्वियसली नहीं है कि बाहर वाले अलॉय नहीं, अंदर वाले कैसे अलॉय होंगे, लेकिन ये 195 का, अंदर वाला 185 का ही है। तो अलॉय में डिफरेंस पता नहीं क्यों, इनफैक्ट कंपनी इस पर भी कॉस्ट बचा सकती थी और कोई नोटिस भी नहीं करता, बट फिर भी उन्होंने वो बचाई तो नहीं है। ये एंटीना है जो कि आपको ऐसा ही मिलेगा लोअर ट्रिम में भी, डिस्पाइट द फैक्ट कि लोअर ट्रिम में कोई म्यूजिक सिस्टम नहीं है, बट एंटीना आपको फिर भी दिया जाता है। एनीवे आपके पास में जो है ये सब चीज़ें हैं, बहुत ही जल्दी फीचर्स वगैरह रैप हो गए हैं आई बिलीव, क्योंकि इतना ज़्यादा कुछ है नहीं। इंडिया में मैन्युफैक्चर होती है 90% PCA ऑटोमोबाइल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अब जो है चलाते हैं। पहले 1.2 टर्बोचार्ज, उसके बाद में नेचुरली एस्पिरेटेड। ओके, तो गोवा की गलियों में जो है हम घूमते घूमते बात करते हैं सिट्रोएन C3 के बारे में। अभी सबसे पहले हम मतलब मैं टर्बोचार्ज इंजन जो है वो मैं चला रहा हूँ और सबसे पहले हम उसी की बात करेंगे। और अपना जो टिपिकल चीज़ होती है ड्राइविंग पोजीशन से बात करता हूँ कि विजिबिलिटी वगैरह कैसी है। थोड़ा सा मोटा ये ए पिलर है, बट किसी भी तरीके से कोई ज़्यादा विजिबिलिटी जो है वो हिंडर नहीं करता है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। अगेन ये फीडबैक मैं कई ब्रांड्स को दे चुका हूँ कि इसको थोड़ा सा और बेहतर टेपर इन किया जाए तो मज़ा आ सकता है। बट एनीवे अदरवाइज विजिबिलिटी जो है वो IRVM से भी अच्छी है, आपके पास में ORVM से थोड़ी सी कम है, क्योंकि बीच में वो थिंग प्रोट्रूड होती है। प्लस आपके पास में रिवर्स कैमरा ना होना एक अच्छा खासा कॉन है। मेरे ख्याल से एज एन एसेसरी जो है सिट्रोएन को रिवर्स कैमरा देना शुरू कर देना चाहिए ऑलरेडी अपनी वेबसाइट पे, जब वो बेचने के लिए गाड़ी, मतलब जब भी गाड़ी बिकने जाए। और बाकी विजिबिलिटी ऐसे फ्रंट बोनेट वगैरह से एक्चुअली बहुत अच्छी है, आपको काफ़ी कुछ दिखता है। इस जस्ट कि यहाँ पे आपको दिखते रहते हैं वाइपर्स भी। उसके बाद में एर्गोनॉमिक वाइज गाड़ी काफ़ी सॉर्टेड है, मतलब वो मुझे जान के काफ़ी सरप्राइजिंग लगा। सीट्स वगैरह अच्छी है, आप बढ़िया एडजस्टमेंट उसका कर सकते हैं। थोड़ा सा स्टीयरिंग पे लेदर रैप नहीं होना अभी टॉप एंड में, तो थोड़ा ऑड लग सकता है आपको, बट अदरवाइज सारी चीज़ रीच में है। आप कंट्रोल मतलब कोई ऐसा ऑड कंट्रोल नहीं है जो आपको जिसकी आदत ना पड़े, तो वो सारी चीज़ें जो है अच्छी है। आई थिंक जो पीछे जो बैठे हैं उनको जरूर यहाँ वाले विंडो कंट्रोल की आदत नहीं होगी, बट यहाँ जो विंडो कंट्रोल दिए गए हैं, ये सब चीज़ें जो दी गई है काफ़ी बढ़िया है, इसमें कोई इशू जो है ऐसा नहीं है। ओवरऑल ड्राइविंग कंफर्ट जो है सीट वगैरह के मामले में वो भी अच्छा है, उसमें भी कोई एर्गोनॉमिकल इशू ऐसा नहीं है। फिर उसके बाद में बात आती है कि कैसी है गाड़ी की इंजन और गियरबॉक्स की परफॉर्मेंस, तो उसकी बात करते हैं। लेकिन ट्रैफिक में मैं आया हूँ तो पहले हम बात करते हैं मैन्यूवरेबिलिटी की कैसी बात है, हैंडलिंग वगैरह कैसी है, उन सब चीज़ों की बात करते हैं। ये जीप जो है ये भी पार्ट है FCA ग्रुप का, वही ग्रुप जो कि पार्ट है सिट्रोएन जिसका। एनीवे पहले बात करते हैं राइड क्वालिटी, हैंडलिंग और मैन्यूवरेबिलिटी कैसी है। तो देखो मैन्यूवर तो करने में कोई इशू नहीं है इस गाड़ी को, बट जो अच्छी बात इस गाड़ी के बारे में जो स्टैंड आउट करती है वो इसकी सस्पेंशन। काफ़ी बेहतरीन सस्पेंशन, मतलब काफ़ी रॉबस्ट, काफ़ी जो कहते हैं ना यूरोपियन गाड़ी हमने जिस तरीके की देखी है कि आप अगर गड्ढों पे गुदाओ तो ऐसा कोई ज़्यादा आवाज़ अंदर नहीं आती है। और मतलब इसके भी सस्पेंशन अच्छे हैं, इसके भी बुरे नहीं है सस्पेंशन, बट वो थोड़ा सा प्राइस में भी ज़्यादा है आई बिलीव। यहाँ पे जो है काफ़ी अच्छे सस्पेंशन जो है वो आपको ओवरऑल देखने को मिलते हैं, और वो एक अच्छी चीज़ है। गड्ढों में भी हमने काफ़ी इधर उधर दौड़ाया कुदाया, इनफैक्ट वो सिट्रोएन गई उसके भी सस्पेंशन अच्छे जो है वो हैं, तो किसी भी तरीके का कोई वो दिक्कत नहीं है। हालांकि हैंडलिंग जो है उसमें आप कह सकते हो स्टीयरिंग का फीडबैक ऐसा मतलब एकदम नॉर्मल सा है, कुछ भी खास फीडबैक जो है वो स्टीयरिंग का ऐसा नहीं आता है। बट जो ओवरऑल मतलब इस प्राइस पॉइंट में जो भी एक्सपेक्टेशन आपकी होगी वो ज़रूर आप कह सकते हो कि उसके हिसाब से तो बढ़िया है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। उसके अलावा हाई स्पीड जब आप करते हो तो इसकी स्टेबिलिटी कैसी है ये मैं थोड़ा सा भी कंफर्म नहीं कर पाऊंगा। जब मैं NA चलाऊंगा तब वो थोड़ा सा आपको कंफर्म कर दूंगा, क्योंकि वहाँ पे हम हाई स्पीड पे जाएंगे। बट ये जो इंजन है ये हाई स्पीड जाने में बिल्कुल भी नहीं कतराता है। 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन है, वाइब्रेशन एकदम अच्छे से पता चलती है। आप चालू करोगे तो आपको पता चल जाएगी, इनफैक्ट चलते रहोगे लो स्पीड भी होगी तब भी पता चल जाएगी। लेकिन जिस तरीके से ये मतलब एकदम लोअर RPM बैंड में टॉर्क निकालता है, मतलब 1750 पे ही अपना पीक टॉर्क 190 Nm का टॉर्क निकाल देता है। हालांकि इसमें टेकोमीटर वगैरह नहीं रखा गया, बट मुझे पता है पावर फिगर्स क्या है। और वो टॉर्क की वजह से मतलब इसको इधर उधर चलाना शहर वहर में इतना ईजी है कि अगर आप एक गियर डाउन भी हो जाओ तो भी मतलब ऐसे स्टॉल होने वाली जिस सिचुएशन में नहीं आता है। गियर चेंजेस ज़रूर थोड़े से और स्मूथ किए जा सकते थे, बट इट्स गुड, मतलब ओवरऑल काफ़ी बढ़िया है। इसको शहर में चलाने का एक्सपीरियंस, डिसेंट वेट है
है क्लच में भी, तो वो भी कोई ऐसा इशू वाली चीज़ नहीं है। और इंजन ऐसा बहुत ज़्यादा भी लाउड नहीं हो जाता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लाउड हो रहा है, परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, अच्छी खासी परफॉर्मेंस वो थ्रो करता है, वो बहुत बढ़िया चीज़ इसके बारे में है। मुझे लगता है थोड़ा सा और ज़्यादा रिफाइनमेंट अगर ये ऑफर कर दिया जाता है इसमें, तो फिर तो मतलब बात ही अलग थी, बिकॉज इसके प्राइस ब्रैकेट में कुछ 4 सिलेंडर 1.2 इंजन आते हैं। हाँ, उनमें पावर कम होती है, काफ़ी स्लो फील होते हैं, बट रिफाइनमेंट उनका थोड़ा सा और ज़्यादा टॉप नॉच होता है, वो एक अच्छी चीज़ होती है। स्पेशली मारुति के जितने भी इंजन हैं उनमें रिफाइनमेंट काफ़ी अच्छा है। उतना अच्छा रिफाइनमेंट, उतनी अच्छी स्मूथनेस ओवरऑल इस गाड़ी में नहीं है, इस इंजन में नहीं है, बट पावर वगैरह के मामले में देयर इज नो डाउट अबाउट इट। फ्यूल एफिशिएंसी कैसे डिलीवर कर रहा है? वेल, अभी हम जब शहर में चला रहे हैं तो ये 13-14 के आसपास मुझे लग रहा है दे देगा इस तरीके की ट्रैफिक में। बट आप हाईवे पे निकलेंगे, 6 स्पीड गियर बॉक्स है, अपनी बढ़िया स्पीड पे रीच करो, 6 गियर में पहुंच जाओ, आई थिंक ये ईजिली आपको 19 के अराउंड फ्यूल एफिशिएंसी जो है हाईवे पे निकाल के दे देगा। अगर आप 85-90 की स्पीड करते हो, उससे ऊपर करते हो, तो फिर फ्यूल एफिशिएंसी तो भैया ड्रॉप होना ही है, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ ज़्यादा। एनीवे, तो राइड और हैंडलिंग में मेरे ख्याल से अच्छा बैलेंस सिट्रोएन ने बनाया है। जितनी एक्सपेक्टेशंस थी उतना हो गया। इनफैक्ट जो कंफर्ट है राइड का, वो तो थोड़ा सा और बेहतर, मतलब जो उम्मीद थी उससे ज़्यादा ही हमें यहाँ पे लग रहा है। इंजन और गियर बॉक्स में मुझे लगता है थोड़ी छोटी मोटी चीज़ें जो कि इस बजट की कार्स में आ सकती है, जैसे कि स्मूथनेस नहीं है, जैसे Hyundai की कुछ ग्रैंड आइटम में आपको स्मूथनेस गियर शिफ्ट वगैरह मिल जाएगी। उनके अलावा ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो यहाँ पे अच्छी है, फ्यूल एफिशिएंसी भी डिसेंट यहाँ पे नज़र आ रही है अब तक। उसके बाद में एसी की परफॉर्मेंस, ऑनेस्टली आज गोवा में हम लोग ड्राइव कर रहे हैं और गोवा में टेम्परेचर्स जो है वो उतने हाई है नहीं कि एसी परफॉर्मेंस की ज़्यादा कुछ बात की जाए, मतलब एसी को ज़्यादा कुछ जज किया जा सके, पर जितना भी है डिसेंट है। आई बिलीव रियर में कुछ वेंट्स दिए जाने चाहिए थे, या मतलब अगर नहीं दिए गए हैं तो इनका थ्रो आई होप उतना अच्छा हो कि वो रियर तक फेंक पाए। उसके अलावा ऐसा जो है, मतलब अभी जिस टेम्परेचर में हमें 30-35 डिग्री तक तो एसी में कोई भी ऐसा इशू नहीं हुआ है। अगर मतलब एक और चीज़ जो है मुझे लगती है कि इस इंजन की पावर की वजह से पहाड़ों में भी ये गाड़ी पसंद की जाएगी। हालांकि इसके किसी भी ट्रिम में ऐसा नहीं है कि एसी का ऑप्शन दिया नहीं जाता, लोअर ट्रिम में भी एसी आता है। अगर एक और ट्रिम आता नीचे जिसमें एसी नहीं आता तो पहाड़ों में पॉपुलर हो सकता था, बट पहाड़ों में पॉपुलर होने में एक और रुकावट है, वो है इसके डीलरशिप नेटवर्क। इतनी ज़्यादा डीलरशिप्स जो हैं वो यहाँ पे है नहीं सिट्रोएन की इंडिया में, और स्पेशली पहाड़ों की जो सिटीज़ है, जो कि छोटी सिटीज़ हैं, वहाँ तक तो ऑब्वियसली अभी जाने में इनको वक्त लगेगा, बट अवेलेबल है सिटीज़ वगैरह में, मेजर सिटीज़ में हर जगह अवेलेबल है। और जब जैसे ही C3 लॉन्च होगी तब तो ऑलमोस्ट आई थिंक अवेलेबल हो जाएगी। कितने शहरों में? 20 के आसपास, 19-20 सिटीज़ में, 19 सिटीज़ में 20 डीलरशिप, ऐसा समथिंग कैलकुलेशन जो है वो सिट्रोएन ने कर रखी है यहाँ पे। तो ये बातें ओवरऑल जो है। उसके बाद बात ये ब्रेकिंग कैसी है, और ब्रेकिंग में क्या है ना कि थोड़ा सा स्पॉन्जीनेस ब्रेक में है। TVS की ब्रेकिंग सिस्टम जो है यहाँ पे यूज़ किया गया है, और ओवरऑल थोड़ी सी स्पॉन्जीनेस उनमें है। मतलब ऐसे आपको वो इनिशियली ऐसा एकदम करेक्ट फीडबैक नहीं आता है, स्पॉन्जीनेस की वजह से आप थोड़ा सा पुश करते हो तब आता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको कॉन्फिडेंस लूज़ करे या लगे नहीं। इनफैक्ट 195 सेक्शन के जो टायर्स हैं और जो ओवरऑल ब्रेकिंग परफॉर्मेंस अच्छी खासी ब्रेकिंग दे देती है, जो कि एक अच्छी चीज़ है इस गाड़ी के बारे में। और उसके बाद में क्या बचा, हमने कुछ छोड़ा है सच? वेल, मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ छोड़ा। मुझे लगता है एकमात्र चीज़ जो मैं शायद नाइट में ड्राइव करना जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाया, वो मिस करूँगा कि नाइट में ड्राइव कर देता, मुझे पता चलता था कैसी है। बट उसके अलावा ये नाइट में जो है डे नाइट IRVM जो है ये भी थोड़ा सा मुझे परेशान करेगा, तो ये चीज़ जो है थोड़ी सी प्रॉपर देनी चाहिए थी। बट अदरवाइज़ एक्चुअली हाई स्पीड पे भी जो है ऐसा कोई बॉडी रोल जैसी टाइप की चीज़ है नहीं, जो कि एक्चुअली देख के बहुत अच्छा लग रहा है। 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस रखी है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह ज़्यादा हो गई है। बॉडी रोल भी ऐसा ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। 2 लोग हम हैं और बढ़िया परफॉर्म ओवरऑल गाड़ी जो है वो कर रही है। ओके, थोड़ा सा हाई स्पीड रन भी कर लेते हैं। 100 की अलाउड स्पीड हमें यहाँ पे है, तो वो कर देते हैं तुरंत। एक्चुअली बहुत जल्दी 100 पहुँचती है, थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया, 109 तक पहुंच गए हम, बट बहुत जल्दी 100 पहुंचती है गाड़ी। और क्योंकि टैकोमीटर हमारे पास है नहीं, तो मैं ये बता नहीं सकता हूँ आपको कि 100 पे कितने RPM पे रहेगी, बट कंफर्टेबली आप 80 से ऊपर जाओगे तो 6 गियर जो है उसमें ये रहती है, और कोई भी परेशानी आपको वहाँ पे नहीं होने वाली है। हल्की सी हैंडलिंग के मामले में आप शिकायत करोगे हाई स्पीड पे, बट ओवरऑल स्टेबिलिटी के मामले में जो है वो ऐसा कोई भी शिकायत आप नहीं करोगे, विच इज़ अ नाइस थिंग। NVH की मैं बात करूँ तो इस स्पीड पे भी NVH जो है इतना कुछ खास कोई विंड नॉइज़ वगैरह कुछ भी जो है वो क्रिपिंग नहीं हो रही है, जो कि एक अच्छी चीज़ है इसके बारे में। और मतलब टैप करते ही गाड़ी फिर से पिकअप लेना शुरू कर देती है। ऐसा नहीं है कि बार बार आपको गियर शिफ्ट वगैरह करने की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि एक अच्छी चीज़ है इस इंजन के बारे में। बट आई बिलीव जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है उसमें ये प्रॉपर्टीज़ इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं मिलेगी आपको। वो भी अभी मैं चला लेता हूँ उसके बाद में, और उसकी भी बात कर लेते हैं। नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन चलाने से पहले 2 बातें।
एक सिट्रोएन जो है किसी भी इंजन ऑप्शन के साथ में AMT या ऑटोमेटिक का ऑप्शन जो है वो अभी फ़िलहाल नहीं दे रहा है, जो कि थोड़ा सा ऑड है। आई बिलीव शुरू से ही AMT या ऑटोमेटिक जो है ऑफ़र किया जाना चाहिए था। दूसरी चीज़ ये कि हमने 2 अलग अलग गाड़ियाँ चलाई और दोनों ही गाड़ियों में स्पीडोमीटर में एक छोटा सा एरर था। वो एरर जो है 5 से 6 किलोमीटर पर आवर के डिफरेंस ज़्यादा नहीं जा रहा था, बट वो एरर हमें आउटराइट फील हुआ, इसलिए मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ। ओके जी, तो मैंने स्क्रीन कर दी है बंद, बिकॉज आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे होंगे फ्लिकरिंग जो आती रहती है कैमरा और उसकी फ्रेम रेट मैच ना होने की वजह से। तो स्क्रीन मैंने बंद कर दी है यहाँ पे, बट बाकी सारी चीज़ें जो है वो मैंने खोल दी हैं, मतलब अपने नैन चक्षु खोल दिए हैं और मैं अब आपको बताऊंगा कि कैसा लग रहा है। 1.2 नेचुरली एस्पिरेटरी यानी कि नॉन टर्बो जो वेरिएंट है वो 82 PS की पावर और 115 या 114 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो ये देता है, और 5 स्पीड मैनुअल के साथ में आता है। 5 स्पीड ट्रांसमिशन है। इससे क्या होता है कि वेट थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि टर्बो भी हट गया, मैनुअल ट्रांसमिशन भी आ गया और स्पेयर टायर भी थोड़ा छोटा हो गया, तो उन सब की वजह से वेट जो है वो यहाँ पे चेंज होके हो जाता है 71 kg कम हो जाता है, 964 समथिंग वेट होता है। तो ये जो वजन है, ये वजन जो है इसकी वजह से कुछ फ्यूल एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, यस, बट एट द सेम टाइम ऑब्वियसली इंजन की परफॉर्मेंस फिगर्स भी अलग है, पावर फिगर्स भी अलग है, तो वो कैसी फील होती है। सबसे पहले मैं लेता हूँ गाड़ी को रोक और आपको 0 to 100 करके नहीं दिखाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि नॉर्मल लोग कैसे चलाएंगे। तो जब आप इसको यहाँ खड़ी करके आप पिक करेंगे तो मतलब स्टार्टिंग में आपको हल्का सा रियलाइज़ हो जाएगा कि वो थोड़ा सा पावर की कमी है वहाँ पे, एकदम जैसे वो टर्बोचार्ज यूनिट उठ रहा था वैसे नहीं उठता ये, बट एक सर्टेन RPM के बाद में जो है इंजन लाइव हो जाता है, कोई इश्यूज़ को नहीं होता है, वहाँ पे पिकअप लेना वो शुरू करता है और बढ़िया जो है वो ऑल द वे चलता रहता है। थोड़ा सा ज़्यादा स्मूथ है ये इंजन उस वाले के मुकाबले, लेकिन पावर की कमी ऑब्वियसली यहाँ पे आपके पास में है। आई थिंक जिन भी लोगों को बहुत ही लॉन्ग टर्म में गाड़ी रखनी है, जिनको चाहिए कि भैया हमें लंबी ड्यूरेशंस के लिए रखनी है, 8-10 साल के लिए हम रखते हैं और उस टाइम पे हैज़ल नहीं चाहिए, वैसे तो मेंटेनेंस में कोई फ़र्क नहीं है, बट फिर भी ये वाला इंजन जो है आपको कम परेशानियाँ ओवर द लाइन देगा। वैसे तो क्योंकि नए हैं तो मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि ये वाला कम देगा, वो वाला ज़्यादा देगा, ऐसा कुछ, बट इन जनरल जो बिहेवियर रहा है गाड़ी का वो। और उसके अलावा ऐसा मुझे कुछ ऐसा मुझे एकदम से लगा कि स्पोर्ट मोड कैसे आ गया, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है जो कि गियर पोजीशन बता रहा है, वो वाले यूनिट में मतलब टर्बोचार्ज में भी गियर दिखाता रहता है, बट यहाँ पे भी दिखा रहा है कि कौन से गियर में आप हो। तो एनीवे अब यहाँ पे मोड ऐसा कुछ नहीं जाते हैं, कुछ ज़्यादा आप बहुत ही बड़ी उम्मीद ना रखें। मैं ये बोल रहा था आपको कि हाँ, फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में ये थोड़ी सी ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट ये होगा, बट अगर आप रेगुलरली सिटी में चलाते हैं, फास्ट पिकअप वगैरह करते हैं, तो आई थिंक दोनों ऑलमोस्ट सेम फ्यूल एफिशिएंसी आपको निकाल के देंगे। इतना ज़्यादा भी फ़र्क नहीं है, कोई 0.5 किलोमीटर पर लीटर का फ़र्क आ जाए तो आ जाए, बट आराम से चलाने वाले लोगों को, हाईवे पे 80 से नीचे चलाने वाले लोगों को ये और ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो देने वाला है। बाकी अगर आप थोड़े से ज़्यादा स्प्रेटेडली चलाते हो तो वो वाला टर्बोचार्ज वर्जन जो है वो आपको बेटर फ्यूल एफिशिएंसी फिगर थोड़ी सी निकाल के देगा। इट डिपेंड्स, मतलब आप फास्ट चलाते हो, आप कम टाइम में ज़्यादा चलाना चाहते हो गाड़ी को, और उस वजह से मतलब आपको वो ओवरटेकिंग वगैरह जो है वो फास्ट करनी है या थोड़ा सा पावर वगैरह चाहिए, तो गो विथ 1.2 टर्बोचार्ज, और एल्स दिस इंजन इज़ गुड इनफ, काफ़ी स्मूथ है और अब 4 सिलेंडर जैसा स्मूथ नहीं है, बट कोई भी इशू नहीं है। क्लच वगैरह जो है वो इसका थोड़ा लाइट है इन कंपैरिजन टू द टर्बोचार्ज वर्जन, का क्लच थोड़ा लाइट है, और इनफैक्ट इसके गियर थ्रोज भी जो है थोड़े से बेटर हैं, मतलब कुछ मार्जिनली डिफरेंस है, बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है, कोई बड़ा डिफरेंस है नहीं। बाकी सब चीज़ें सेम है भैया। 2 वर्जन आएंगे, प्योर और लिव जो है बेस वेरिएंट होगा, उसमें सिर्फ ये इंजन ऑप्शन मिलेगा आपको, और प्योर नहीं सॉरी लिव और अपना फील में जो है दोनों ट्रिम आपको मिलेगी। टॉप एंड ये करंटली मैं फील ही चला रहा हूँ, जिसकी फील में लेके आपको बता रहा हूँ कि मामला क्या है। थोड़ी सी दूर जो मैं चलाऊँ, गाड़ी ने 18 का फ्यूल एफिशिएंसी दिया है, बेसिकली मैं 70-80 चल रहा था और एकदम क्लीन सड़कों पे चल रहा था, तो देख लो ये फ्यूल एफिशिएंसी फिगर जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। शहर में ड्रॉप हो गई, ये भी 13-14 के आसपास की फ्यूल एफिशिएंसी आपको देगा। एक और पॉइंट है सेफ्टी। तो भैया सेफ्टी के बारे में बात ये है कि क्योंकि ये ऑल न्यू कार है तो सेफ्टी पे ज़्यादा कुछ कमेंट नहीं किया जा सकता है। ABS वगैरह जो है वो दिए गए हैं, आपको 2 एयरबैग दिए गए हैं, बट स्ट्रक्चरल सेफ्टी स्टार्स में कितनी रेटिंग है उसकी बात अभी की नहीं जाती जब तक टेस्ट ना हो। अब टेस्ट होगी कि नहीं होगी इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। कंक्लूजन पे आते हैं कि भैया मुझे क्या लगता है। मुझे ये लगता है कि ये गाड़ी उन लोगों के हिसाब से सिट्रोएन ने रखी है जिनको चलाना है, जिनको मतलब है परफॉर्मेंस से, जिनको मतलब है कंफर्ट से।
रादर देन फीचर साइड में, जो कि जनता आजकल थोड़ी सी अलग तरीके की है। इंडिया में लोग थोड़ा सा फीचर्स की टुवर्ड्स ज़्यादा टिल्टेड हैं, बट आई एम श्योर उनको इस तरीके की ऑडियंस भी जो है मिल जाएगी, बट कितने नंबर में मिलेगी ये जो है पता नहीं है। फिर बात आती है प्राइस की, वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेरे ख्याल से इसका जो नेचुरली एस्पिरेटेड वर्जन है वो अगर प्राइस किया जाए, मतलब टॉप एंड की बात कर रहा हूँ मैं, लोअर ट्रिम जो है उसमें तो काफ़ी फीचर काटे गए हैं, टॉप एंड जो है उसको अगर प्राइस किया जाए लगभग 5.5 लाख से 6 लाख के बीच में, और जो टर्बो चार्ज यूनिट है उसको अगर प्राइस किया जाए 6.5 लाख से 6,80,000 के बीच में एक्स शोरूम, तो मामला जो है वो फिर भी काफ़ी इस तरीके का हो सकता है, लोगों को वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन नज़र आ सकता है। अगर इसके फेवर में सेफ्टी रेटिंग्स वगैरह चली जाती है और इसके फेवर में ओवरऑल एक्सपीरियंस चलाता है, सर्विस पैकेज जो है उसमें इश्योरिटी सिट्रोएन जो है वो अगर दे पाती है कस्टमर्स को, तो दिस कैन बी ए गुड प्रोडक्ट। हालांकि बहुत सारी मेहनत अभी बाकी है सिट्रोएन को, जो इस प्रोडक्ट को जो है बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बना पाए। बाकी तो भैया 20 तारीख को जब प्रोडक्ट लॉन्च होता है तब हम देखते हैं कि क्या प्राइसिंग आती है, क्या सब चीज़ें होती है। अगली वीडियो के दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।